नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा के युवाओं को उस वक्त एक उम्मीद जगी थी और बड़ी उम्मीद जगी थी जब निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित करने का कानून बना था। लेकिन अब इस कानून को लेकर निजी कंपनियों को आपत्ति हो रही है। कंपनियां सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और हरियाणा से बाहर पलायन करने की योजना बना रही हैं। अब सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उद्योगपतियों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया है और खबर यह आ रही है कि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण कानून में संशोधन किया जा सकता है। शुक्रवार की बात करेंगे जहां चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उद्योगपतियों से बातचीत की, जिसमें उद्योगपतियों ने यह कहा कि 75% आरक्षण कानून के जो प्रावधान हैं उनसे उन्हें आपत्ति है, इसलिए इस कानून में जरूरी संशोधन किए जाएं। जैसे कि आरक्षण में आय की कैटेगरी वाले 50,000 के प्रावधान को कम करके 20,000 कर दिया जाए, आरक्षण की 75% सीमा को भी कम किया जाए। और वही सरकार ने उद्योगपतियों से सुझाव मांगे हैं कि वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं ताकि सरकार को संशोधन में आसानी हो। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को यानी हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण कानून में बहुत जल्द संशोधन हो सकता है और उसके बाद ही सरकार को अधिसूचना जारी करेगी। आज बड़ा मुद्दा में इसी मसले पर हम बात करेंगे कि सरकार क्या बहुत जल्द इस कानून में संशोधन करेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हरियाणा से उद्योगों को पलायन करने से कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर कानून में बहुत बड़े बदलाव किए गए तो फिर कानून की क्या अहमियत रहेगी, एक और अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दें कि कुछ रोज पहले नेस्कॉम ने मनोहर सरकार को आरक्षण कानून पर चेताया था कि अगर जल्द 75% आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो 400 से 500 कंपनियां जिसमें आईटी, बीपीओ, ऑटोमोबाइल सेक्टर या गारमेंट उद्योग शामिल हैं, वो गुरुग्राम और बाकी जिलों से पलायन कर नोएडा, राजस्थान या अन्य राज्यों का रुख कर सकती हैं। तो दबाव सरकार पर इस वक्त नजर आता है, क्योंकि अगर एक तरफ तो हम हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार के आंकड़े को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कानून हम लेकर आए जिसमें सिर्फ हरियाणा के युवाओं को ही 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण मिले, उससे कंपनियों की नाराजगी देखी जा रही है। और इसी सिलसिले में सरकार बात कर रही है उद्योगपतियों से, उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से, औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से, और ये बात सामने आ रही है कि अब इस कानून में बदलाव हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका असर क्या पड़ेगा। एक तो पहले हरियाणा में रोजगार को लेकर पहले संकट खड़ा हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और हरियाणा के ही युवाओं को अगर निजी कंपनियों में रोजगार नहीं मिला तो फिर एक और सवाल पैदा हो जाएगा कि फिर रोजगार होगा कैसे, मिलेगा कैसे। और कंपनियों के अंदर अगर ये आरक्षण वाला सिस्टम लागू करती है तो फिर नए निवेश की संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि उससे पहले ही जो कंपनियां, नेस्कॉम ने चेताया सरकार को कि 400 से 500 कंपनियां जो हैं वो पलायन करना चाहती हैं, कर जाएंगी अगर इस कानून में संशोधन नहीं किया गया। तो बहुत बड़ा सवाल है। सरकार इस वक्त दोराहे पर खड़ी है, इधर कुआं है तो इधर खाई है। अगर युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को रोजगार ना दे निजी कंपनियों में तो फिर संकट बड़ा हो जाएगा कि युवाओं को आप रोजगार देने की बात करते थे। दूसरा ये कि जिन सेक्टर में, जिन उद्योगों में, जिन कंपनियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने की हम बात कर रहे हैं वो तैयार नहीं है इस कानून को लेकर, तो ये मसला अब सुलझेगा कैसे? क्या इस कानून में बदलाव होगा और बदलाव होगा तो इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, मैं परिचय आपसे कराता हूं। हरदीप पाटला है, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। पाटला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरदीप बराड़ है मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बराड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आरके आर्य अर्थशास्त्री मेरे साथ। आरके आर्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। मैं पहले हरदीप पाटला साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों ने 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बात की थी निजी सेक्टर में, उसका कानून भी बन गया, लेकिन अब संकट दूसरा आ गया है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। कैसे सुलझाएंगे आप इस मसले को? देखिए शमशेर जी, हरियाणा के अंदर एक कल्याणकारी सरकार है और कल्याणकारी सरकार के
एक दायित्व होता है कि वो अपने जो युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करें, और रोजगार जब भी मिलेगा जब उद्योगों की अच्छी यहाँ पे वातावरण मिलेगा। और देखिए, जब से जननायक जनता पार्टी की सरकार आई है, इसके अंदर आप देखिए जो हमने 3 चीजों पे सबसे पहले हमने गठबंधन हरियाणा सरकार है सर, एंटरप्राइज। मैं रोकूंगा आपको हरदीप साहब, गठबंधन की सरकार है, जननायक जनता पार्टी बीजेपी के। बार आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में बोल जाते हैं, कभी कभी कोई डिप्टी सीएम को सीएम बोल जाता है, थोड़ा सा मैं आपको बीच में टोक देता हूं। गठबंधन की सरकार है सर, बताइए। नहीं सरकार, देखिए मैं आपको बताना था, गठबंधन की निश्चित तौर पे सरकार है, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल, वो श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास है। हाँ सही बात है। तो इसीलिए मैं उनकी पॉलिसीज का बखान थोड़ा आपको बताना इनको जरूरी है। बिल्कुल बताइए। क्योंकि गठबंधन की निश्चित तौर पे सरकार है, लेकिन जब डिपार्टमेंट किसी पार्टी के पास होता है तो उनकी दायित्व थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है जी। तो इसलिए सबसे पहले 2020 के अंदर हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 जो लागू की गई, जिसके अंदर तीन मुद्दों चिन्हित किए गए किस तरीके से हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को लाया जा सके। सबसे पहला डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तो किस तरीके से क्या एक दिशा हो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को लाया जाए। इम्प्लीमेंट, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, और अगर कोई दिक्कत है तो इम्प्रूव उसको कैसे किया जाए। इसी उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा पिछला वायदा भी था हरियाणा के युवाओं से कि आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% आपको जो आरक्षण है आपको दिया जाएगा, और हमारी जो सरकार है गठबंधन सरकार ने इसको पूरा भी किया। उसके बाद आ जाता है कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, कोई नुकसान ना हो। इसी कड़ी के अंदर कल माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी कि अगर किसी उद्योगी की कोई दिक्कतें थी उसके बारे में हमने कल मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर जो भी उनकी आशंकाएं थी उनको दूर किया गया, और मैं तो ये कहूंगा बल्कि इसके अंदर बहुत सी उस मीटिंग के अंदर शंकाएं तो दूर की गई, बहुत सी घोषणाएं भी की गई है। तो इसलिए मैं पाटला साहब ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो बात सामने आ रही है वो सही है क्या? इसमें संशोधन हो सकता है इस कानून में? नहीं, संशोधन तो कोई भी कानून हो, कोई भी आपने देखो पिछले भी कानून बने, अगर कोई दिक्कत लगती है, क्योंकि इसमें दो अहम बिंदु हैं पाटला साहब, इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु। एक तो 75% हरियाणा के युवाओं को जो है रोजगार देने की बात हम करते हैं निजी क्षेत्र में, एक बात। दूसरा, एक मिनट पाटला साहब, दो बड़ी बातें हैं, और एक ये कि 50,000 एक आय सीमा निर्धारित की गई है, उसको लेकर भी कंपनियों को ऐतराज है कि वो कहते हैं कि 20,000 कर दिया जाए, और 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की हम बात करते हैं, उसकी सीमा को भी घटा दिया जाए। तो क्या इन दोनों मसलों पर बात हो रही है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा के युवाओं के हितों पे आंच ना आए, इसके अपेक्षा अगर कोई कानूनी तौर पे कोई संशोधन हो सकता होगा हो जाएगा। नहीं, तो आंच तो आएगी। अगर यही रहता है तो आंच ये आ जाएगी कि जो सेक्टर्स हैं, नेस्कॉम को लेकर आपने पढ़ा होगा, सर्वे आया था सामने कि लगभग 400 से 500 कंपनियां पलायन करना चाहती हैं। अगर इस कानून को लागू रखा जाता है इसी तरीके से तो फिर संकट तो आएगा। ऑलरेडी 4 से 5 लाख लोग हैं, उनको रोजगार मिला, संकट आ जाएगा। अभी तक मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा पिछली सरकारों के अंदर, कांग्रेस की सरकार आपने देखी होगी और आपको याद होगा उसमें क्या वातावरण था। एक मारुति का मनेसर के अंदर प्लांट में उनके जीएम को सरेआम जिंदा जला दिया गया, वो वातावरण था। और उसको उठने में, उसको दूर करने के अंदर हमने 6-7 साल लग गए हैं कम से कम हरियाणा की सरकार को। और आज ये वातावरण आज ये है कि हरियाणा के अंदर बात पूछी तो ठीक है, ये बातें जो रही उसी, अगर ऐसा कुछ रहा उसका तो लोगों ने सरकार बदल दी, वो बात का जवाब मैं लूंगा कांग्रेस पार्टी से। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बदलाव होता है तो दो मुख्य बिंदु है। एक तो सैलरी वाली बात आती है 50,000 रुपए, दूसरा मसला आता है 75% हरियाणा के युवाओं को। तो क्या इसमें कुछ बदलाव होगा? बदलाव चाहती कंपनी ऐसी में, और अगर आप नहीं करते हैं बदलाव तो फिर हमें ये हो सकता है हरियाणा को कि बहुत से जो औद्योगिक सेक्टर हैं उनको यहां से हम पलायन करता हुआ देखें, और उसको जो है हाथों हाथ ले सकती हैं पड़ोसी राज्यों की सरकारें। मैं वही कह रहा हूँ, कल बहुत से चैम्बर्स, इंडस्ट्री चैम्बर्स का जो मीटिंग थी माननीय मुख्यमंत्री और दुष्यंत जी के द्वारा, वहां पे ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई कि वो लोग 50,000 से वेतन कम करवाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी खबर आई है इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आपकी हो सकती है, लेकिन हमारे अभी तक कोई ऐसी मतलब औपचारिक तौर पर हो सकती है, लेकिन कोई लिखित में या कोई ऐसी मांग अभी तक नहीं आई किसी की। दूसरी मैं आपको बता दूं कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी हरियाणा के अंदर जब हमने ये 75% जो आरक्षण दिया है, तो हमें पता है कि यहाँ पे स्किल्ड युवाओं की जरूरत पड़ेगी उद्योगों को।
अब हमने उनकी पहली उस आशंका को दूर करने के लिए ठीक है। आज हमारे 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, 150 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज सभी आज इस चीज पे लगे हुए हैं। चलिए हम कि देखेंगे कैसे स्किल हरियाणा के हमारा जो कैसा स्किल होगा, है, क्योंकि सबसे अहम बात तो यही है कि हरियाणा में अगर स्किल मिलता है तो फिर वो सस्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। ये मैं आर के आर्य जी से पूछूंगा कि हरियाणा में स्किल कैसा है, और वो स्किल है तो फिर वो मिलेगा कितने में, क्योंकि 20-30,000 15,000 में आसान तो होगा नहीं। आपके पास आऊंगा आर के आर्य जी, लेकिन उससे पहले बराड़ साहब से छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। आ रहा हूं आपके पास हरदीप जी, मैं उससे पहले अमरदीप बराड़ से कमेंट ले लेता हूं। अमरदीप बराड़, एक तो कानून सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि इसमें बदलाव हो सकता है। अब रोजगार को लेकर सरकार ने कदम तो उठाया कि हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, लेकिन एक संकट और आ गया। आपको क्या लगता है? शमशेर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सुन पा रहा हूं। शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं आपका और खबरपास चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये मुद्दा है जो बहुत ही गंभीर मुद्दा, और इस पर डिबेट रखी। जी मैं अपनी बात शुरू यहां से करना चाहूंगा कि आज तक ये सरकार जो भी कानून जो लेकर आई उसमें संशोधन करनी पड़े। जीएसटी लेकर आई, इतने दिन जीएसटी लागू हुए को हैं, उतने उसमें संशोधन हो चुके हैं। अगर इन्होंने ये 75% वाला आरक्षण वाला, हाँ अच्छी बात है, हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण मिलना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन ये उससे पहले जो जिन्होंने उनको नौकरियां देनी है, जिनकी कंपनियों में जाकर उन्होंने नौकरी करनी, उनसे तो पूछ लेते, उनसे तो बातचीत कर लेते, भी कैसे होगा। ये सिर्फ इनको फैसले लेने की कोई, इनको मैं तो कहना चाहूंगा नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये किसी पर कुछ भी थोप देते हैं। अगर अब किसानों पर ये तीनों काले कानून थोपे हैं, अब उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन थोपने से पहले उनसे बात नहीं की गई, किसानों से नहीं पूछा गया। तो ये कब तक सरकार ऐसी गलतियां करती रहेगी, और हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जनता कब तक इनकी गलतियों को भुगतती रहेगी। उनका परिणाम है जो जनता को भुगतना पड़ता है, उसमें जनता का नुकसान होता है। और इन्होंने एक गुड़गांव प्लांट वाली बात उठाई थी, तो मैं इनको कहना चाहूंगा बाडला जी को कि आपकी सरकार को, आपके जो गठबंधन की सरकार है बीजेपी के साथ, उसको 7 साल होने को आ रहे हैं, तो आप वहां पे हरियाणा के युवाओं की एंट्री करवा दीजिए। वहां पर आपको जानकारी होनी चाहिए। आप हर बात में ये कह के नहीं चाह सकते कि मुझे जानकारी नहीं है। मैं जेजेपी प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि पूरी जानकारी लेके फिर डिबेट में आया करिए आप। ठीक है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से बात नहीं, मुख्यमंत्री जी के सामने ये सवाल उठा है कि 50% से कम की नौकरियां हैं, जो 20% उस पर हरियाणा के युवाओं को रखेंगे। क्यों भाई, हरियाणा के युवा क्यों 20,000 की नौकरी करेंगे? आजकल तो 20,000 में घर का गुजारा नहीं होता। ठीक है, तो ये बातें सारी पहले सरकार ने क्लियर कर बराड़ साहब को मैं पहले एक बात बताना चाहूँ जल्दी से। तो ये कहते हैं कि इनकी सरकार को तो कानून लागू नहीं करने आते, संशोधन करने पड़ते हैं। अमरीश बराड़ साहब, आपको बोलने से पहले अपने आंचल में देखना चाहिए। कांग्रेस की जो SYL है उसमें कभी पानी नहीं आया, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आज SYL पे बात नहीं होगी, ठीक है ठीक है, ये संशोधन तो होते रहते हैं, इसमें मुझे इसमें आपत्ति शायद किसी को नहीं होनी चाहिए। तो सुन रहा है जो भी दर्शक इस वक्त सुन रहा है इस चर्चा को, मैं बता दूं आपको, रोकूंगा आप दोनों को, ठीक है। पाटला साहब, बराड़ साहब, एक मिनट, आज मैं इस पे बात नहीं हो रही, आज इस पे बात नहीं कर रहे। संशोधन को लेकर तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ बदलाव कर सकते हैं तो हो सकता है, कुछ अच्छा रास्ता निकालना पड़ेगा, सरकार को निकालना पड़ेगा। संशोधन से शायद किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है ठीक है, मुझे बहुत अहम सवाल पूछना आर के आर्य जी से, और उनका जो मत होगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस कानून को लेकर। आर के आर्य जी, आपके पास आऊंगा, मैं जानना चाहूंगा आपसे, पहले तो कानून सरकार लेकर आती है, और ये घोषणा पत्र में जो बातें होती हैं उसके बाद जरूरी भी हो जाता है कि आपने जो कहा वो आप करके दिखाएं, वो करके दिखा भी दिया। लेकिन अब समस्या ये सामने आ गई है कि जो औद्योगिक घराने हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस कानून को सरकार जो है अधिसूचना के तहत लागू करवाए, क्योंकि उससे संकट आ जाएगा उनके ऊपर। स्किल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, और इतनी सैलरी कैसे दे पाएंगे, बहुत सी बातें हैं। क्या मानते हैं आप, कानून में संशोधन होना चाहिए या फिर कानून को सोच समझ कर लाया जाना चाहिए था? बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी? आर के आर्य जी, देखिए, ये पॉलिटिकल गठबंधन है, ये तो उस पल भर का होता है क्योंकि दूसरे राइवल को चांस ना मिल जाए, इसीलिए कमिटमेंट कर दी जाती है। और दुष्यंत चौटाला जी ने 75% की कमिटमेंट कर दी ताकि आने वाले दिनों में जो जेजेपी का बेस बने, वो यूथ जो 65% लोग हैं वोटिंग में, वो कर सके, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जेजेपी के प्रवक्ता है, इन्होंने अपनी बात को कंट्राडिक्ट किया है कि जो मारुति के जनरल मैनेजर साउथ इंडियन थे, उनको हरियाणा वाले जो अनस्किल्ड वर्कर थे उन्होंने मारा था।
तीसरी बात ये है कि 50,000 से जो ऊपर होता है वो प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स होते हैं और वो आते हैं यहाँ मूर्थल से और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो NIT है, तो उनके लिए ऑल इंडिया ओपन रहता है। जो 50,000 से कम है वो स्किल्ड वर्कर्स आते हैं जो शॉप फ्लोर पर काम करते हैं, और वो शॉप फ्लोर की जो संख्या है वो लगभग 90% होती है, उससे भी ज्यादा, और जो प्रोफेशनल है वो 3-4% होते हैं हर कंपनी के अंदर। आप चले जाइएगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये जो 75% इम्प्लीमेंट किया, जो ऑटोमेशन की इंडस्ट्रीज हैं और जो सॉफ्टवेयर की और BPO की है, बैक प्रोसेसिंग ऑफिस जो है, या बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, जो गुड़गांव में ज्यादातर फैली हुई हैं, और इसके अलावा जो इंडस्ट्री स्टार्टअप में काफी जो आ रही है, गुड़गांव में इस टाइम 70-80 जो स्टार्टअप है, अब उनको एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कुंडली के इधर बनाया गया है, तो वो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए अब इन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम जैसे ही शुरू करना था, तो जो 75% की क्लॉज लगाई है मनोहर लाल जी ने, अब उसके ऊपर उनको संकट आना ही था, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव लेबर के साथ चलती है। अभी गुड़गांव के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें तमिलनाडु के वर्कर्स है, गुजरात के वर्कर्स है, उड़ीसा के वर्कर्स है, और लगभग सभी स्टेट्स के वर्कर है। क्योंकि वो स्किल कहां से लेके आते हैं हमें उसको नहीं जानना, परंतु हरियाणा जो है स्किल डेवलपमेंट में वेरी वेरी वीक है। इसका नंबर कहीं भी नहीं आता है स्किल डेवलपमेंट में, क्योंकि जो ITIs हैं जिनको स्किल प्रोवाइड करना है वो लगभग अंदर खाली पड़ी हैं। बिल्डिंग पे मनोहर लाल जी खर्चा किए जा रहे हैं, वो दिखाने के लिए ये ITI बना दी हैं। और इसके साथ जो स्क्रूटिनी है वो नहीं है। जो टीचर, जो स्टूडेंट्स 12वीं, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं करते हैं, एक तो प्योर अर्बन एरिया से, उनको कहीं पे वोकेशनल का कोई लेना देना नहीं है। गुड़गांव के अंदर इस टाइम 240 स्कूल है। आप देखेंगे कि किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे क्या तुम ITI जाओगे, उन्होंने ITI सुना ही नहीं हुआ। और इस तरह से जो रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया से ये जो ITIs में लेते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है इंडिया, हरियाणा का चरमरा रहा है बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पर अगर यूथ को एम्प्लॉयमेंट देनी है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में दी जा सकती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में दी जा सकती है, या जिन्हें कहें जिन्हें लोकल मशीन्स यूज करनी है वहां पे दी जा सकती है। अब उनका स्कोप नहीं रहा, क्योंकि हम ऑटोमेशन की तरफ चल रहे हैं और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चल रहे हैं, हम IT की तरफ चल रहे हैं, हम फिनटेक की तरफ चल रहे हैं। वो हरियाणा में एग्जिस्ट अगर करता है वो तो लैंड के माध्यम से है कि लैंड उनको अवेलेबल होती है NCR रीजन में, परंतु वो इस कंडीशन को सहन नहीं कर सकते कि वर्कर्स भी उनको यहां रहेंगे। जो वर्कर्स 12वीं वाले जो है 8वीं वाला काम नहीं कर सकते वो उनको नहीं ले सकते। तो ये सिचुएशन अब सरकार के पास, जैसे आपने कहा एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, कि संशोधन करते हैं तो यूथ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, यूथ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है तो वोट पॉलिटिक्स वहीं पर कोलैप्स हो जाती है। और यदि फिर इंडस्ट्रीज को छूट देते हैं तो डेफिनेटली वो दूसरे जगहों से वर्कर्स लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी ग्रोथ होगी। तो अब सोचना ये है कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, जो GDP है वो इंपॉर्टेंट है या एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है GDP इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रोडक्शन यहाँ होती रहेगी, GST मिलता रहेगा, और जो शहरी विकास है वो उन जगहों का होता रहेगा, दूर दराज से लोग आते रहेंगे। और गुड़गांव अभी भी कॉस्मोपॉलिटन है, इसका कलर और इंप्रूव होगा। परंतु इसका अगर समाधान करना है तो इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में फटाफट करना चाहिए था। और एक जो चीफ मिनिस्टर ये बार बार गलती कर रहे हैं, जो ये यस मैन बने हुए हैं नरेंद्र मोदी के, वहां पर दिक्कत आ रही है। 3 फार्म लॉज के ऊपर इनका अपना कोई मत है ही नहीं। ये मनोहर लाल जी का अपना कोई मत है ही नहीं कि 3 फार्म लॉज का क्या करना है। जो नरेंद्र मोदी ने कर दिया उसी के ऊपर यस किए जा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर बहुत स्कोप था। वैसे अभी JP दलाल ने भी क्लेम किया है कि हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग बहुत है। अगर भाई वेयर हाउसिंग बहुत है तो डेफिनेटली आप सारी क्रॉप्स को लेके वेयर हाउसिंग में कर लो और साथ की साथ वो कर दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दो, जैसे
पंजाब ने अपने लॉज इंप्लीमेंट कर लिए हैं, छत्तीसगढ़ ने भी कर लिए हैं, ये भी कर सकते थे। तो वहां पे एक संकट जो है मंडरा रहा है, इसीलिए पॉलिसी शिफ्ट जबरदस्ती नहीं हो पाएगा। पॉलिसी जो होती है वो ओपन एंडेड होती है, उसके ऊपर आप अंकुश नहीं लगा सकते। बिल्कुल एक अहम बात इसमें बहुत आपने बातें कही हैं। परला साहब, आपने आर.के. जी को सुना कि कंपनी को बाधित नहीं किया जा सकता, और स्किल अगर वो यहाँ से लेते हैं तो फिर हम सब जानते हैं हरियाणा का स्किल कितना बेहतर है। खेती बाड़ी में तो ठीक है हम, और पशुपालन में भी ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्निकल अगर हम बात करना चाहें तो हरियाणा उतना साउंड नहीं है। इसी वजह से कंपनियों को इस बात से नाराज़गी है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर काम करना ज़रूरी था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी पार्टी की, किसी सरकार की, किसी नेता की होती है, उसको पूरा करना उसके लिए ज़रूरी होता है। वो चीज़ अगर ध्यान में रखकर अगर काम होगा तो फिर कंपनियों को रोकना आसान नहीं होगा, और अगर दोनों चीज़ें देखने तो संशोधन करना ही पड़ेगा। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं हमारे रिस्पेक्टेड आर्या जी, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कंट्राडिक्शन वाली बात कही थी, मैंने इनको ये नहीं कहा हरियाणा के बच्चों ने मर्डर किया था। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार के अंदर उस टाइम लाइन ऑर्डर इतनी खराब थी कि उसके अंदर मारुति के जीएम का मर्डर किया गया। जो इन्होंने कहा कि हरदीप ने अपनी बात को कंट्राडिक्ट किया है, मैंने कहीं मैंने कहा था कांग्रेस का राज था। दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आर्या जी, आपने एक बात कही कि हरियाणा के बच्चों में स्किल नहीं है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कल्पना चावला को याद कीजिए, आज हरियाणा के बच्चे नाश्ता में जा रहे हैं। सर, तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है पाटला साहब, ये नहीं कहा जा रहा हरियाणा के बच्चों में स्किल नहीं है, तुलनात्मक बात हो रही है। तुलनात्मक तौर पर देखें तो हरियाणा में उतना स्किल नहीं है। स्किल नहीं है। अभी किस हिस्से के हमारे बच्चे नासा में जा रहे हैं। देखिए सर, ये तो अगर हम बात करना चाहें, देखिए हम बात करते हैं तुलनात्मक। मैं एक बात आपको बताता हूँ पाटला साहब, मैं छोटी सी एक बात आपको बताता हूँ, मैं खेलों की बात कर लेता हूँ। हरियाणा में जितना टैलेंट खिलाड़ियों में है उतना किसी स्टेट में है क्या? मैं बता रहा हूँ बेहतर है हमारे, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि बाकी स्टेट में खिलाड़ी नहीं है। लेकिन अगर वो ठीक है, पिछली सरकारों, मैं वही बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों के अंदर स्किल डेवलपमेंट में इतना काम नहीं किया गया, हम ये मानते हैं। लेकिन ये मौजूदा गठबंधन सरकार आज पूरी जोर तरीके से स्किल डेवलपमेंट में आपको बताया है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पर रास्ता निकालने के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए आज जो बात हो रही है, दोनों चीजें जरूरी है हरदीप पाटला जी, दोनों चीजें जरूरी हैं। ये भी जरूरी है कि हमारे हरियाणा से उद्योग पलायन ना करें। यह भी जरूरी है कि हरियाणा में जो बेरोजगारी का एक बड़ा संकट है उसके आंकड़े में कई बार बातें हम कर चुके हैं। हरियाणा नंबर 1 है, दूसरे पे राजस्थान आता है। बेरोजगारी के आंकड़ों की बात मैं करूं, जो एक रिपोर्ट सामने है, तो उसके आधार पर मैं दोनों स्टेट की बात कर रहा हूं, दोनों पड़ोसी राज्य हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो रोजगार भी चाहिए, तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करेगी? कुछ बदलाव करेगी इस कानून में, और अहम बदलाव करेगी जिससे उद्योगपति भी खुश हों और हरियाणा के लोगों को भी नाराजगी ना हो, खासकर युवाओं को। शमशेर जी, आजकल जो आगे टेक्नोलॉजी का जो युग आ रहा है, क्या हम उसके अंदर केवल एग्रो पे डिपेंड होकर रह जाए? अगर पिछली सरकार की जो कमियां रही हैं, क्या उसमें कोई सुधार न किया जाए? क्या हम ऑटो क्षेत्र के आगे और हम अपना कदम ना बढ़ाएं? कितना वक्त चाहिए सरकार को काम करने के लिए? जी तो केवल जब एमपी थे बदलाव करने के लिए कितना वक्त चाहिए? रोजगार दिलवाने के लिए प्राइवेट रोड मैप बनाने के लिए पाटला साहब कितना वक्त चाहिए सरकार को? कितना वक्त चाहिए? एक योजना सरकार को दे चुके हैं, दूसरी गठबंधन में आपकी पार्टी की सरकार है, कितना वक्त चाहिए? अभी शुरू हुआ है, आप बताइए 75% एक साल हुआ है कोरोना के अंदर। नाराजगी है लोगों को इस बात से, नहीं कर सकता था। नाराजगी है इस बात से लोगों को, उद्योगपतियों को, कि 75% आरक्षण अगर आप देंगे हरियाणा के युवाओं को तो हम जाएंगे यहाँ से, फिर क्या करोगे? मैं वही कह रहा हूँ, जिस हिसाब से अगर वो स्किल हम युवा भी देंगे, हम उद्योग जगत को सहूलियत भी देंगे। आपको बता दूं, जब भी कल सीएम साहब की और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जो चैम्बर्स के साथ, इंडस्ट्री चैम्बर के साथ मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी बहुत सहूलियत दी गई है। वो ओसी का सरलीकरण किया गया है। जो उनको बदलाव करेंगे आप लोग, चेंजेस करेंगे, ये आपकी बात तो बदलाव के साथ साथ सहूलियत देंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, सहूलियत देंगे तभी तो उद्योग जगत को ऐसा वातावरण देंगे हरियाणा के अंदर कि मैं कहूँ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आएगी। अब की बात, इस साल का टारगेट है 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का टारगेट है हरियाणा के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट आप लेकर चल रहे हैं हरदीप पाटला साहब। आपको मैं बता दूं क्यों लेके चल रहे हैं। अमरदीप बराड़, ठीक है अमरदीप बराड़, जल्दी से बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे छोटा सा कमेंट आर.के. जी का मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड में बताना चाहूंगा, 1 मिनट के अंदर बात खत्म करूंगा कि पिछले साल जीएसडीपी 95,570 करोड़ रुपए रही है। 10% का इजाफा हुआ है जीएसडीपी के अंदर। ठीक है, ये कांग्रेस वाले बात करते हैं, ये क्या अमरदीप बराड़, चलिए अमरदीप बराड़, ठीक है पाटला साहब, अमरदीप बराड़ को वक्त देते हैं। अमरदीप बराड़ बात पूरी करें अपनी जल्दी से। शमशेर जी, अगर हमारे
हरियाणा प्रदेश से इंडस्ट्री को पलायन करने से रोकना है, तो आज हमारे हरियाणा प्रदेश में प्रति यूनिट 2.5 से 3 रुपए बिजली है जो हरियाणा सरकार खरीदती है, और 11 रुपए प्रति यूनिट जो है वो इंडस्ट्री से वसूल किया जाता है। कितना डिफरेंस है इसमें खरीदने में और उस इंडस्ट्री से 11 रुपए उससे लेने में? क्यों रहेगी इंडस्ट्री यहाँ पर? ये इंडस्ट्री को दे क्या रहे हैं? इंडस्ट्री हमें 75% आरक्षण देगी, लेकिन इंडस्ट्री को आप क्या दे रहे हैं? उनको क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? एक भी बता दें मुझे पाटला जी, इनकी बीजेपी की सरकार। और ये स्किल की बात करते हैं, स्किल इन्होंने प्रधानमंत्री योजना स्किल अभियान पता नहीं क्या क्या चलाया, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले हुए। कितनों को स्किल दिया इन्होंने? इनके पास आंकड़े हैं कोई? हमारे प्रदेश के कितने युवाओं के पास स्किल है, ये मुझे बता दें। कितनों को दिया इन्होंने? चलिए, मैं आर के आर्य जी से छोटा सा कमेंट लूंगा मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करना। आर के आर्य जी, बहुत अहम बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है बराड़ साहब, जो जरूरी बात मैं पूछ रहा हूँ, हरदीप पाटला जी, आर के आर्य जी से पूछ रहा हूँ। आर के आर्य जी, सरकार के लिए क्या इस वक्त ये जरूरी हो गया है? एक मिनट दोनों रुक जाएं। ठीक है पाटला साहब, बराड़ साहब, एक बार आर के आर्य जी की बात सुनेंगे। एक मिनट सुने आर के आर्य जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा मैं कि क्या सरकार को इस कानून में संशोधन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है? देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है वो थोपी नहीं जाती है, लेजिस्लेशन के बिल से नहीं थोपी जाती है। अभी आप राजस्थान से कंपेयर कर रहे थे, राजस्थान ने लेबर लॉज 5 साल पहले इंप्रूव करा रहे थे और राष्ट्रपति से उसकी असेंट ले ली थी। अगर इस सरकार में दम है तो लेबर लॉज को चेंज कर लें, क्योंकि 100 वर्कर से 300 वर्कर तक आप हायर फायर नहीं कर पाएंगे। तो वहां से पता चल जाएगा आप पे कितनी ताकत है, आपके व्यक्ति कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने हायरिंग फायरिंग को झेल सकते हैं। तो वो सरासर फिर से जेजेपी के प्रवक्ता लगातार गलती कर रहे हैं। मैं इनकी किसी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इनको उस चीज की क्लैरिटी नहीं है, और जब क्लैरिटी नहीं होती, यही पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी गलतियां जो हो रही हैं अभी इस टाइम पे। अगर कंपैरिजन करते हैं आप पहले वाली गवर्नमेंट्स का, तो पहले वाली गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिए। जो भी चीफ मिनिस्टर रहे होंगे वो गुड़गांव जो मिट्टी के टीले थे जिसके अंदर, और आज वो देखिए कि किस तरह से चमक रहा है। वो क्रेडिट जिसको जाता है वो बीजेपी को तो नहीं जाता है। मैं बीजेपी को जानता हूं ना, मैं कांग्रेस को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। परंतु अगर आप लेबर एब्जॉर्प्शन पे कहीं रोक टोक लगाएंगे तो डेफिनेटली कंपनीज नहीं रुकेंगी। बिल्कुल आर के आर्य जी, रुकूंगा, मुझे तुरंत आपको रोकना पड़ेगा। बहुत अहम बात आपने कही है कि अगर हम इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं किसी कंपनी पर तो फिर उनको रोक पाना आसान होगा नहीं। और जो बात हो रही है, जो बात हो, रोकूंगा आपको बराड़ साहब, वक्त नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बराड़ साहब, पाटला साहब, आर के आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जो आज हम बात कर रहे थे उसी मसले को लेकर बात कर रहे थे कि क्या 75% आरक्षण का जो कानून हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के लिहाज से निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए बनाया है, उस कानून में संशोधन हो सकता है। बातें निकलकर सामने आ रही क्योंकि उद्योगपति नाराज हैं, और अगर इसी तरह की नाराजगी सामने आती रही तो जाहिर सी बात है कि इस कानून में बदलाव होना लाजमी है। और उस बदलाव में क्या क्या चीजें खास होंगी वो देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि उद्योगों को पलायन से रोकना भी है और हरियाणा के युवाओं को रोजगार भी देना है। दोनों चीजें जरूरी हैं। तो एक मैंने बात शुरू में की थी, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। इन दोनों को किस सहजता के साथ सरकार जो है संभालेगी, समझेगी, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।